हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी गर्ग है। मैं पारस हेल्थ पंचकुला में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अबीर गोयल, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं पारस हेल्थ पंचकुला में। इनका बेसिकली डीएम हुआ है पीजीआई चंडीगढ़ से। उससे पहले इन्होंने इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया है। इनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, स्ट्रोक एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स। सो ही इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एज अ पर्सन। इनके बहुत सारे पेपर पब्लिकेशंस हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। एज ए स्पीकर इन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर्स दिए हैं। सो आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के ऊपर। सो मेरा पहला सवाल है आपसे कि स्ट्रोक क्या है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या है, क्या उसके इंसिडेंस क्यों बढ़ता जा रहा है बेसिकली स्ट्रोक का। सो मैम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली ये हमारा आप लगा लो एक सेंटर पीस है आज के डिस्कशन का कि व्हाट इज स्ट्रोक। नाउ स्ट्रोक इवन टिल टुडे, इवन इन दिस 21st सेंचुरी, अगर आप लेके चलो नॉर्मल पब्लिक में अगर हम जाके पूछते हैं, बहुत बार हमने पारस हेल्थ के थ्रू इतने अवेयरनेस कैंपेन्स करे हैं, तो उसमें हमने बहुत लोगों से पूछा है कि आपको क्या लगता है स्ट्रोक क्या है। तो एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड टिल डेट कि स्ट्रोक कहीं हार्ट का अटैक तो नहीं, स्ट्रोक कहीं दिमाग का अटैक तो नहीं, स्ट्रोक कहीं पैरालिसिस है कि स्ट्रोक कहीं सुनपना है। सो बेसिकली हर एक को आज इसके माध्यम से मैं सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक बहुत ही इजी वे में हम स्ट्रोक समझेंगे। तो आप लगा लो आपका जो दिमाग है एक स्विच बोर्ड है और उसमें मल्टीपल स्विचेस हैं। एक स्विच आपका हाथ का, एक स्विच टांग का, एक स्विच चेहरे का। तो ऐसे बहुत सारे स्विचेस हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। अब हर स्विच को एक खून की सप्लाई जा रही है, ठीक है, जो उस स्विच को चला रही है। और सपोज करो आपकी उस खून की सप्लाई में कोई रुकावट आ जाए, ठीक है, कि उस स्विच पे खून गया ही नहीं, तो आपका स्विच काम करना बंद कर जाएगा। तो स्ट्रोक क्या है? आपके दिमाग का सडनली काम करना बंद कर जाना, किसी स्विच का काम करना बंद कर जाना, क्योंकि उसको खून का संचारण नहीं पहुंचा है, खून की सप्लाई नहीं पहुंची है। तो जब खून की सप्लाई नहीं पहुंचती, तो अब ये हमारे लिए बहुत, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि खून की संचारण क्यों नहीं पहुंचा। तो आप लगा लो खून की नाड़ी है, तो या फिर उसमें क्लॉट आ गया है, तो खून आगे नहीं जा पा रहा है। तो आगे नहीं जा पा रहा है, क्लॉट आ गया तो आपका बटन खराब हो गया है। या फिर आपकी खून की नाड़ी फट गई है तो खून पहले से ही लीक कर गया है, तो खून आगे नहीं जा पा रहा है, हेंस द्वारा बटन खराब हो गया है। सो स्ट्रोक बाय डेफिनेशन इज सडन, यानी एकदम से डिसफंक्शन ऑफ द ब्रेन, एकदम से ब्रेन का काम ना करना, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ टू रीजंस, ईदर बिकॉज ऑफ द क्लॉट और ईदर बिकॉज ऑफ द खून की नाड़ी फटना, जिसको हम हैमरेज कहते हैं। नाउ दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर द न्यूरोलॉजिस्ट बट इवन पब्लिक के लिए, बिकॉज लॉट ऑफ पब्लिक दे कम टू अस अनलाइक अ हार्ट अटैक में ऐसे नहीं होता कि जैसी स्ट्रोक के सिम्टम्स हो गए आपने एस्पिरिन दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी पेशेंट को देख के नहीं बता सकता कि उसकी खून की नाड़ी फटी है कि खून की नाड़ी ब्लॉक हुई। तो मैं बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी के अंधाधुंध एस्पेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमारे पास कितने मरीज आते हैं जो स्ट्रोक हुआ होता है लेकिन वो घर से एस्पिरिन खा के आते हैं। जैसे हार्ट में हम हर एक को कहते हैं हार्ट का दर्द हो आप एस्पिरिन घर पे खा सकते हैं। यहाँ पे एस्पिरिन खाया, खून पतला हो गया, लेकिन अगर आपकी खून की नाड़ी फटी है तो खून और लीक हो जाएगा। स्ट्रोक इसलिए समझना बहुत जरूरी है, इधर इट कैन बी क्लॉट और इट कैन बी खून की नाड़ी फटना, जिसको हैमरेज कहते हैं। आपने बताया 2 तरह का स्ट्रोक होता है, सो इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है, द मोर सिवियर वन? एज अ न्यूरोलॉजिस्ट एज अ डॉक्टर मैं तो कहूंगा दोनों ही गंदे हैं, दोनों ही बहुत खराब हैं। सो हमारा आप ये मान लो कि हैमरेज साइज पे डिपेंड करता है। अगर साइज बहुत बड़ा है सो इट कैन बी रियली बैड फॉर द पेशेंट, ठीक है, बट अगर साइज छोटा है हैमरेज वाले पेशेंट रिकवर भी कर जाते हैं कंपेयर्ड टू क्लॉट वाले पे। इसलिए हमारी स्ट्रोक की पूरी नींव इस पे है कि अगर क्लॉट आया है हमें टाइम पे उस क्लॉट को तोड़ना है। हमारी पूरी नींव स्ट्रोक के क्लॉट पे हम इसलिए ध्यान देते हैं बिकॉज टाइम बाउंड बॉम्ब है, उसको जल्दी से तोड़ेंगे हम जल्दी इंप्रूव करेंगे। हैमरेज छोटा है, पेशेंट ज्यादा अच्छा रिकवर करता है। बड़ा है, डेफिनेटली हम कुछ ट्रीटमेंट जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। सो आपको ये भी बताइए कि क्यों हो जाता है स्ट्रोक, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, क्या कारण है? हम बचपन से कुछ चीजें सुनते आ रहे हैं। प्रॉब्ली मैं एक मोटे तौर से कहूंगा हमारा रिस्क फैक्टर है जो हम बचपन से चीजें, हमारे शायद मम्मी पापा, हमारे माँ बाप, हमारे स्कूल में जो चीजें हमें बताते आ रहे हैं हम उसको जब फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन आजकल हमारे, जैसे कि हमने पहले
आपने पूछा था कि स्ट्रोक क्यों बढ़ गया है, मेन रीजन फॉर दैट बीइंग सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ इज फोरमोस्ट कॉज फॉर व्हाई हमारा स्ट्रोक के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप आसपास देखो, शायद आपने भी अपने बचपन में बहुत खेला, अब अपने बच्चों को देखो, कहाँ खेलना बाहर, क्या अब तो बाहर क्रिकेट विकेट, मैं देखता हूँ कि गलियों में हम पहले खेलते थे, तो वो सब कुछ नहीं बचा है, अब ज्यादा है फोन पे, ज्यादा है कंप्यूटर्स पे। सो द सेडेंटरी लाइफ इज एक्चुअली वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर द स्ट्रोक। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, हम कुछ बात करते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब जिनमें हम चेंज कर सकते हैं, कुछ तब्दीली ला सकते हैं, तो हम बच सकते हैं, तो उनमें एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। इनफैक्ट सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि WHO ने कुछ सालों पहले ये भी कहा था, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सेकंड, अगर मैं बात करूं स्मोकिंग की ही बात करें, तो पोल्यूशन के हिसाब से आजकल पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है। AQI हमारा 300 चल रहा है चंडीगढ़ जैसे शहर। सो अभी कुछ दिनों पहले, आई एम नॉट श्योर आप सबने पढ़ा था कि नहीं, बट एक ये आया था कि हरियाणा में AQI इतना है कि डेली वी आर स्मोकिंग अप टू 26 सिगरेट्स पर डे। सो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग वाज अनदर कंसेप्ट, कि अगर हम 1 घंटा लगातार बैठे हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 पैक ऑफ स्मोक। ठीक है, सो हमारा लगातार बैठना, हमारा आजकल का पोल्यूशन की स्मोक को इनहेल करना, अपार्ट फ्रॉम दैट स्मोकिंग अल्कोहल जो अगेन आजकल बहुत बढ़ गया है, अपार्ट फ्रॉम दैट डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 बेसिक चीजें जो लोग इसको अभी भी इग्नोर करते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको अगर आप मैनेज करो तो you will prevent not only stroke but a lot of heart problems, so many problems. So आप इनको पहले से ही मैनेज कर लो, शुरू में ही देख के मैनेज कर लो, so nothing better than that. So again, जो मैं हर एक को कहता हूँ, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, स्मोक, अल्कोहल, ये चीजें आपकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको प्लीज 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 कंट्रोल करिए। एंड एक्सरसाइज, एंड ऑफ कोर्स एक्सरसाइज। अब इनको प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़िए। हर हफ्ते कम से कम हमारा वो होता है कि हर हफ्ते आपने 150 मिनट वॉक तो करना है। अगर आप उसको लेके चलो ऑन एन एवरेज आधा घंटा 5 दिन में वॉक करो, तो करना ही करना है। टेक इट लाइक अ दिस थिंग कि आपकी दवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक। दैट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक। एक्सरसाइज करिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़िए, मोटापे को अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। सो ये दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमारा हमेशा ये एक हर दर्शकों को बताने का मकसद ये होता है कि आप इन चीजों को कंट्रोल करके वो 90% कंट्रोल हो जाते हैं। 90% चांसेस आपके स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम सबके कंट्रोल हो जाते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, किसी को फैमिली में हिस्ट्री चल रही है कि फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, हाउ वी इंटरवीन इन दैट इज, अगर आपके फैमिली में किसी को है, पहले से ही आके एट एन अर्ली स्टेज ही अपने आप को स्क्रीन कराते रहिए। और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखिए। अगर मेरे घर में किसी को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, तो इट इज माई ड्यूटी कि मैं अपने बाकी चीजों को ठीक रखूं। जेनेटिक्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मेल फैक्टर, अगर मैं जैसे मेल हूं मैं, तो इसमें मेरा थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, बट देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। व्हाट वी हैव टू वरी अबाउट इज द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, व्हिच यू कैन कंट्रोल and you can take care of. Definitely. So आपने अभी बोला था स्क्रीनिंग, घर में भी एक उनको फैमिली हिस्ट्री है, so what should be the right age to get screened and what are the basic health checkup they can go for? So इसके लिए हमने पारस हेल्थ में we have had a stroke स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक बेसिक चीज अबाउट कोलेस्ट्रॉल, शुगर, आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, विटामिन डी, विटामिन B12, बिकॉज उनकी कमी से भी रिस्क फैक्टर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा रीनल फंक्शन। सो ये बेसिक टेस्ट हैं जो हम हर एक को कहते हैं कि आपने करने ही करने हैं। एट द एज ऑफ 30 इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, और एट द एज ऑफ 50 अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ठीक, इसके अलावा हम डेफिनेटली अपनी फिजियोथेरेपी टीम को कहते हैं कि हाँ एक्सरसाइजेस सिखाओ, ताकि एनकरेजमेंट मेरे योगा एक्सपर्ट्स को हम कहते हैं कि एटलीस्ट हर पेशेंट में नहीं, हर इंसान को एक आदत मिलनी चाहिए कि सुबह उठ के योगा करनी है, वॉक करनी है। सो इन अ स्क्रीनिंग वी ऑल्सो प्रमोट दैट आपने ये करनी है। वी प्रमोट कि हाँ पेशेंट का अगर BMI बहुत ज्यादा है, अगर पेशेंट का वेट हाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इजी टूल टू से कि हाँ यार मेरा BMI बहुत ज्यादा है, तो मतलब मेरे को रिस्क फैक्टर्स बढ़ सकते हैं, मुझे इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत है और इतने कैलोरी देने की जरूरत है। सो अ गुड स्क्रीनिंग इज स्क्रीनिंग फॉर योर हाइट एंड वेट, स्क्रीनिंग फॉर दिस मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, टेकिंग द हेल्प ऑफ आवर फिजियोथेरेपी एंड योगा एक्सपर्ट्स एंड द डाइटिशियंस, बेसिकली एजुकेट अ पेशेंट कि भाई ये आपके रिस्क फैक्टर्स आपके हमारे टेस्ट में आए हैं, ये आपको करना है, एंड देन
टुगेदर आई थिंक हम काफी चीजें, अब हम जितने हमारे स्ट्रोक के इंसिडेंसेस बढ़ रहे होते हैं, आई थिंक लोगों में अवेयरनेस भी ज्यादा बढ़ रही है। हमने बात की रिस्क फैक्टर, स्क्रीनिंग करनी चाहिए आपको अर्ली। क्या ट्रीटमेंट है स्ट्रोक का, कि कैसे इसको अगर मान लो हो गया, सबसे पहले लक्षण क्या है, कैसे पेशेंट को अगर स्ट्रोक हो गया वो कैसे पहचाने, या उनके फैमिली मेंबर्स कैसे पहचाने कि इनको स्ट्रोक हुआ। तभी मैंने कहा था द फर्स्ट व्हाट इज स्ट्रोक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब अगेन इमेजिन करो आपका एक स्विच बोर्ड है, तो मैंने देखा हर स्विच बोर्ड बॉडी के एक पार्ट का होता है। सो आपका स्विच बोर्ड हाथ वाला खराब हुआ तो आपकी हाथ की कमजोरी आ जाएगी, पैर वाला खराब हुआ आपका पैर कमजोर पड़ जाएगा, मुंह वाला खराब हुआ तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। सो अगर इफ एवरीबॉडी इज फॉन्ड ऑफ मूवीज, अगर आपने 3 इडियट्स देखी है, 3 इडियट्स में अगर याद होएगा तो वन ऑफ द कैरेक्टर हैड अ स्ट्रोक, उसमें उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द वेरी यू नो रेयर बट अ गुड डिपिक्शन ऑफ स्ट्रोक, कैसे स्ट्रोक पेशेंट होता है। तो हम स्ट्रोक पेशेंट को हमेशा ऐसे वो करते हैं कि हाथ टेढ़ा हो रहा है, मुंह टेढ़ा हो रहा है, हाथ पैर में कमजोर। सो इसके लिए वर्ल्ड वाइड हमने एक निमोनिक बना रखा है जिसको हम कहते हैं बी फास्ट। बी फास्ट का क्या मतलब होता है? नंबर 1 सडन ऑनसेट, कि एकदम से हुआ। बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आईज, कि आईज में एक तरफ से तिरछापन आ गया या आईज में देखने में दिक्कत शुरू होगी। एफ फॉर फेस, फेस मतलब मुंह टेढ़ा हो गया या कमजोरी आ गई। ए फॉर आर्म्स एंड लेग्स, हाथ या पैरों में कमजोरी। एस फॉर स्पीच, बोलने में ही एकदम से मुझे थोड़ा तुतलाकेपन बोलने लगा, स्लरिंग ऑफ स्पीच। सो बी फास्ट इज अ वर्ल्ड वाइड यूज एक्रोनिम, एक निमोनिक है जो हर एक को हम बार बार याद दिलाते हैं कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम ऑफ सडन ऑनसेट। तो बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आईज, ऊपर से नीचे शुरू हो जाओ, बैलेंस, आईज, फेस, आर्म्स, स्पीच। तो बी फास्ट में टी क्या है, जो आपका दूसरा सवाल। टाइम इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रोक मैनेजमेंट। मतलब हम टी को इतना ज्यादा क्यों देते हैं? बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट। 4.5 आवर्स हमेशा याद रखें। 4.5 आवर्स में जितनी जल्दी आप एक स्ट्रोक हॉस्पिटल में जाएंगे, एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाएंगे, उतनी जल्दी आपको एक दवाई मिल सकती है उस क्लॉट को तोड़ने की। ये 4.5 घंटे में, शायद इसमें 3-4 बार बोल रहा हूं, बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4.5 घंटे को याद रखें। अगर आपको कोई भी आपके घर में किसी को लगता है कि यार एकदम से हमारे बी फास्ट वाले सिम्टम्स आए हैं, आपने साथ के साथ एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना है जहां पे स्ट्रोक को मैनेज करने की फैसिलिटीज हो। अगेन उसमें भी हम बहुत लोगों को कहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन गोइंग टू अ क्लिनिक, गोइंग टू केमिस्ट फर्स्ट, गोइंग टू किसी को मैंने कॉल कर ली, किसी को नहीं कॉल कर ली। ऑलवेज रिमेंबर कि हाँ, स्ट्रोक एक ऐसी चीज है अनलाइक अ हार्ट प्रॉब्लम जिसमें हम घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। हम ना घर पे बैठ के एस्पिरिन दे सकते, ना घर पे बैठ के हमारे पास कोई जीभ के नीचे रखने वाली दवाई है। स्ट्रोक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना ही जाना है। सो दैट पहली चीज हम सीटी स्कैन करके देखें हमारे पास क्लॉट आया है कि हैमरेज आया है, खून की नाड़ी ब्लॉक हुई है कि खून की नाड़ी फटी है, एंड देन उसी के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट डिवाइड हो जाती है। अगर खून की नाड़ी आपकी ब्लॉक हुई है सो हम एक इंजेक्शन लगा सकते हैं उस क्लॉट को तोड़ने का। क्लॉट टूटेगा, खून जाना शुरू हो जाएगा, आपका ब्रेन बचना शुरू। ये इंजेक्शन क्यों हम 4.5 घंटे बोलते रहते हैं? बिकॉज 4.5 घंटे में ही ये इंजेक्शन लग सकता है। सो अगर आपने जैसे बोला 4.5 घंटे, तो मान लीजिए कोई दूर से आ रहा है पेशेंट, जैसे पारस एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है, कोई आउटर स्कर्ट से आ रहा है, तो वो लेट हो गया, मान लो घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए, उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट है? यस, तो उसमें मैं 2 चीजें हमेशा कहूंगा जो हम हमेशा हर एक को इनकरेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रोक। इज सपोज करो आप पारस हेल्थ में या किसी भी हॉस्पिटल से आप कनेक्टेड हैं, यू आर इन अ पेरिफेरी जहां पे आपके पास शायद पारस पे आने का आपने कैलकुलेट करके आया तो 5 घंटे तो हमें पहुंचने में ही लग जाएंगे। सो उसमें हम हमेशा इनकरेज करते आ रहे हैं, फ्रॉम आवर पीजीआई टाइम्स हम इनकरेज करते आ रहे हैं। इनफैक्ट द होल स्ट्रोक मैनेजमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन दैट। हमेशा घर के पास वाले हॉस्पिटल में जहां पे सीटी स्कैन होता है वहां पे लेके जाइए, हमसे फोन पे कनेक्ट करिए। इसको हम टेली स्ट्रोक मैनेजमेंट कहते हैं कि आपने सीटी कराया, हमसे फोन पे कहा, हम वहां के हॉस्पिटल वालों को कह सकते हैं कि भाई ये इंजेक्शन लगाओ और साथ के साथ हमें शिफ्ट करो। तो रादर देन वेस्टिंग कि हाँ हम 4.5-5 घंटे लगे, इवन 3.5 घंटे लगे, हमें होता है जितनी जल्द से जल्द इंजेक्शन लग जाए। सो हमेशा याद रखना, एक नजदीकी अस्पताल जिसमें सीटी स्कैन हो, वहां पे सीटी स्कैन कराइए, हमसे बात करिए। स्ट्रोक हेल्पलाइन हम आपको नंबर बताएंगे, आप हमसे बात करिए, हम वहां के डॉक्टर को गाइड करेंगे कि ओके सीटी स्कैन में क्लॉट हमें दिख रहा है, सीटी स्कैन में हमें हैमरेज नहीं दिख रहा है, तो हम आपको इंजेक्शन लगा सकते हैं और साथ के साथ आप हमारे पास पारस में शिफ्ट करिए। दूसरा सेकंड क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट पेशेंट कभी कभार होता है कि नहीं हम 4.5 घंटे के अंदर आ ही नहीं पाए।
कहीं ना कहीं से ड्यू टू सम अनसीन सर्कमस्टांसेस, या जैसे हो सकता है उन्होंने रियलाइज ही ना किया हो, पेशेंट अकेला था, फैमिली Yes. मेंबर्स रियलाइज किया। यस, तो उसमें भी अब लेटेस्ट हम क्या करते हैं कि इवन टिल 24 आवर्स हमारे पास एक टाइम विंडो होती है, कुछ टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि क्या अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं क्लॉट तोड़ने की, या हम तार डाल के उस क्लॉट को निकाल सकते हैं, हमारा ब्रेन अभी भी बचा जा सकता है। इस चीज के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट गोइंग टू नॉट एवरी हॉस्पिटल बट ओनली स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। सो हमारे पास पारस में इस चीज की फैसिलिटी है। बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक तरीके का एमआरआई होता है, वो करके ये बताते हैं कि हमारे पास सैल्वेजेबल टिश्यू कितना है, Okay. मतलब हमारे पास टिश्यू, ब्रेन का टिश्यू कितना बचाने वाला है। स्ट्रोक में अगर हम थोड़े और गहराई में जाए, स्ट्रोक एक टाइम बॉम्ब की तरह होता है। जैसे ही स्ट्रोक आता है वो धीरे धीरे बाहर स्प्रेड करता है, तो मेरा ब्रेन अंदर का सबसे पहले डैमेज होएगा, फिर थोड़ा बाहर, फिर थोड़ा बाहर, फिर थोड़ा बाहर। तो हमने जल्दी से जल्दी क्लॉट को तोड़ के इस बाहर वाले ब्रेन को बचाना है। सो अगर आप 4.5 घंटे के बियॉन्ड भी आ जाते हो तो हम कुछ टेस्ट से बता सकते हैं कि चलो आपका 100 में से 50% ब्रेन अभी भी हम बचा सकते हैं, 50% आपका खराब हो चुका है। तो इस 50 को बचाने के लिए हमारे पास या इंजेक्शन या फिर तार डाल के हम क्लॉट को खोल सकते हैं। बट देन इस चीज के लिए हमेशा याद रखना, जैसे पिछले में मैंने कहा था कि अगर 4.5 घंटे के अंदर हो आप कहीं से भी सीटी करा सकते। सेकंड चीज के लिए अगर आप 4.5 घंटे के बियॉन्ड जा चुके हो तो वो आपका एक स्पेशलाइज्ड एमआरआई या स्पेशलाइज्ड सीटी स्कैन होता है, ठीक है, जिसमें ही हम ये बता सकते हैं कि जिसको हम सिटी परफ्यूजन या एमआर परफ्यूजन कहते हैं, उसी में हम बता सकते हैं कि हमारे पास सैल्वेजेबल टिश्यू कितना है। वंस वी नो दैट सैल्वेजेबल टिश्यू कितना है तो हम विद इन 24 आवर्स डिसाइडिंग कि हमें कौन सा, हमें क्या करना है क्या नहीं। So this was about the clot वाला जो stroke है। You have treatment for hemorrhagic stroke as well? यस, तो हैमरेजिक स्ट्रोक जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हैमरेजिक स्ट्रोक हमारे पास छोटा हुआ तो हमारे पास जनरली होता है कि क्या बीपी के कारण है। तो उसमें तो जैसे कि हर एक के खून निकलता है, हम एक पट्टी लगा देते हैं एंड खून खुद ब खुद साफ हो जाता है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हैमरेज कहीं पे भी बॉडी में। अब ब्रेन में घुस के तो हम पट्टी नहीं लगा सकते। सो हम ब्रेन में भगवान ने इतना अच्छा शरीर बनाया कि ब्रेन खुद ब खुद उसके ऊपर दबा के पट्टी लगा दे। तो ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज बीपी को कंट्रोल करना है। बीपी कंट्रोल करेंगे, खून की नाड़ी जो फटी है बीपी के कारण वो नहीं फटेगी और जो बाहर खून निकला धीरे 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 साफ होना है। अगर आपका खून बहुत ज्यादा है, देन इतना ज्यादा है कि आपकी पट्टी भी उसको नहीं कंट्रोल कर पाएगी, देन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास न्यूरोसर्जिकल ऑप्शंस हैं पारस हेल्थ, ठीक है, जिसमें हम अगर बहुत ज्यादा खून निकला हुआ है उसमें उसको सुई डाल के उस खून को निकाला जा सकता है। तो दिस थिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली होप कि इस माध्यम से हम लोगों को बता पाए, क्योंकि बहुत लोग, मतलब हम डेली रूटीन पे कुछ केसेस देखते हैं जो हमारे पास बाद में आते हैं। इनफैक्ट आज सुबह भी कोई मेरे से पूछ के गया था कि सर इसका हम कुछ कर सकते हैं। Unfortunately, patient had a hemorrhage, a big hemorrhage a week back. Young patient, बीपी की दिक्कत थी, young patient था, बट इतना बड़ा hemorrhage था कि अब एक हफ्ते बाद उसका कुछ नहीं करा जा सकता था। बट एक हफ्ते he was somewhere in periphery, so उन्होंने ट्रीटमेंट अपनी तरफ से बढ़िया दिया था, बट हमारे पास वहां पे पेरिफेरी में एक न्यूरोसर्जिकल ऑप्शन नहीं थी, तो कोई सुई डाल के उस खून को निकाल नहीं पाया, एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है। सो हमेशा इसलिए वी आर टाइम एंड अगेन टेलिंग पीपल दैट एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल कोई भी आपके घर के आसपास हो वहां पे जरूर जाइए, बिकॉज अब हम ऐसे इरा में आ गए जिसमें हर स्ट्रोक के मैनेजमेंट की ऑप्शन है। चाहे क्लॉट हो, चाहे क्लॉट 4.5 घंटे से अंदर हो, चाहे क्लॉट 4.5 से 24 घंटे के बीच में हो, चाहे छोटा हैमरेज हो, चाहे बड़ा हैमरेज हो, वी हैव ट्रीटमेंट ऑप्शन एवरीथिंग। So basically we have treatment options for everything, you just have to reach in time। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो अभी ये हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की डॉक्टर अबीर, प्रिवेंशन कैसे करें, लाइक प्राइमरी, हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, एक प्राइमरी प्रिवेंशन है, एक सेकेंडरी है। सो हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट? प्रिवेंशन अगेन आई थिंक द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज अ प्रिवेंशन, बिकॉज इसमें हमें पेशेंट की कोऑपरेशन बहुत चाहिए होती है। सो व्हाट वी हैव इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन एंड अ सेकेंडरी। प्राइमरी प्रिवेंशन का क्या मतलब है कि हमारा स्ट्रोक होने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रोक हमें ना होए। तो उसमें आते हैं हमारे जो हमने पहले रिस्क फैक्टर्स की बात करी थी, मॉडिफाइबल। सो प्राइमरी प्रिवेंशन इज बीपी को कंट्रोल करना है। हमेशा याद रखना बीपी को 140-90 के नीचे रखना। सो ऑलवेज रिमेंबर द फिगर 140-90 एंड उसके नीचे बीपी रखना है। जब अब उसके लिए आपको 1 गोली खानी पड़े, 2 खानी पड़े, 3 खानी पड़े, द फोकस शुड बी ऑन कि बीपी कितना। बहुत पेशेंट्स आते हैं, सर हमारी तो 2 गोलियां चल रही हैं, सर हमारी तो 3 गोलियां। सो द फोकस आपका जब शिफ्ट हो जाता है कि गोलियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, पेशेंट थोड़ा मिसमैनेज हो जाता है। तो हमेशा द फोकस शुड बी चाहे 1, आधी, 2
टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी गोलियों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अर्जुन की आंख की तरह आपका हमेशा नंबर होना चाहिए कि यार मेरा बीपी का नंबर कितना है, बीपी कितना आ रहा है, तो 140/90 शुड बी द टारगेट। शुगर आपकी बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। बहुत पेशेंट्स में पिछले 1-2 हफ्ते में देख रहा हूँ जिसमें सर सर्दियां बढ़ गई थी, सर फेस्टिवल का टाइम है, हमने थोड़ी सी मिठाई इधर से खा ली, थोड़ी सी मिठाई उधर से खा ली, एंड शुगर बढ़ी हुई है। आई डोंट थिंक सो कभी ये देखेगा कि फेस्टिवल का टाइम है तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। डोंट एवर प्ले विद योर सेल्फ बाय ये जो डिसिप्लिन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ कि अगर आपको एक छोटी सी मिठाई खानी है, ठीक है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उतना वॉक करके आओ, उतना, बट वही सिंपल बात होती है। मैं आजकल हर एक को कहता हूँ, एक चाय में 40-50 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अगर आप चाय पीते हो एंड उसको वॉक करने के लिए आपको नियरली, उसको बर्न करने के लिए आपको आधा पौना घंटा चलना। एक छोटी सी चाय जो हम ऐसे घूमते फिरते थोड़ी सी ले लेते हैं, सो उसको बर्न करने के लिए इतना चलना पड़ रहा है, तो फिर मिठाई को खाने के लिए कितना करना पड़ेगा। सो कंट्रोल योर शुगर, कंट्रोल योर बीपी, कंट्रोल योर थायराइड, कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, टॉक टू योर डाइटिशियन, टॉक टू योर डॉक्टर, हैव अ गुड प्लान फॉर कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे नहीं करनी। वेट लूज नहीं हो रहा, अपने डाइटिशियन एंड डॉक्टर से प्लान बनाओ कि यार ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को वेट लूज करना है। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मोक अल्कोहल प्लीज प्लीज प्लीज, एंड एनी अदर सब्सटेंस अब्यूज अगर है। वी आर नियर पंजाब एंड वी आर नियर द स्टेट जहां पे सब्सटेंस अब्यूज काफी ज्यादा है। सो प्लीज उसको, मेरी दरख्वास्त है हर एक से कि प्लीज उसको तो डेफिनेटली अवॉइड करो। दीज आर सर्टेन थिंग्स जो हमें जब आते हैं ना हमारे पास स्ट्रोक पेशेंट, हमें दुख सिर्फ इस चीज को आता है कि यार इस चीज को मैनेज कर लेते तो अभी आप ठीक हो जाते हैं। जैसे आपने अल्कोहल बोला, सो अल्कोहल, बहुत लोगों के दिमाग में वहम होता है कि अल्कोहल इन मॉडरेशन इज ओके, सो कैन यू थ्रो सम लाइट? Yeah, I would actually want to say, if everybody is newspapers, in fact last month ही ये myth टूट गया था। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी, WHO ने भी फाइनली एक स्टेटमेंट डाली थी कि even a drop of alcohol, a single drop of alcohol anytime in the body, मतलब एक बूंद दारू की आपकी बॉडी को खराब कर। तो एक पहले कंसेप्ट था कि हाँ हफ्ते में थोड़ी सी वाइन ले ली तो हमारे फायदा करेगा, हार्ट के लिए फायदा करेगा, ये करेगा। आई एम पर्सनली वेरी मच अगेंस्ट दैट। मतलब लेके चलो, आई एम नॉट forcing anything on you, but लेके चलो, एक drop of alcohol should, some shivers down your spine कि यार okay, कुछ ना कुछ तो खराब कर रहा है, ठीक है। So these are the modifier risk factors। खुद सोचो यार, कुछ ऐसी चीजें हमारे हाथ में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें शायद ये चीजें कभी होए ना। I would be very happy अगर आपको न्यूरोलॉजिस्ट की कभी जरूरत ना पड़े क्योंकि स्ट्रोक नहीं हुआ है, but for that always use this modifier risk factors। Secondary prevention, एक मेरा बस एक सवाल था, जैसे यंग लोगों में भी बहुत स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है, सो कैन वी से स्ट्रेस इज आल्सो अ रीजन फॉर? a lot आजकल आप, मतलब हमारे प्रोफेशन एज वेल। यस, मतलब वही मैं कहने वाला था, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू, पहले होता था स्ट्रेस इज रिलेटेड टू वर्क, आई कैन सी द स्ट्रेस इज रिलेटेड टू एवरी काइंड ऑफ वर्क, बी इट एंटरप्रेन्योर्स का अपना स्ट्रेस है, इंजीनियर्स का अपना स्ट्रेस है, डॉक्टर्स का अपना स्ट्रेस है, घर में बैठे हाउसवाइफ्स का अपना स्ट्रेस है। द स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट आजकल a lot of discussion is going on, जो अपने सोशल मीडिया पे छोटे छोटे वीडियोस देख के खुश हो जाते हैं। सो हमारी what I have seen is a patience भी बहुत कम हो रही है। हम छोटी छोटी चीजें देख के हमारा डोपामिन सिक्रीट होता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअल जो लाइफ है that requires your patience, और जब हमें वो मिलता नहीं है तो हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। सो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। यंग एडल्ट्स में स्ट्रेस, a lot of people वो जिम जा रहे हैं टू वर्कआउट, बट जिम में सप्लीमेंट्स बहुत यूज कर रहे हैं। मैंने ये ट्रेंड देख लिया है कि हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, हम काफी कैफीन रिच प्रोडक्ट्स यूज करते हैं बिफोर गोइंग टू जिम, ठीक है। आपको बहुत एनर्जी देता है, एनर्जी बूस्टर है, बट एट द सेम टाइम वो आपके हार्ट को बहुत गंदी तरह पंप कर रहा है, आपके अंदर आर्टरीज को बहुत गंदी तरह क्लॉग कर रहा है। फॉलो कि हाँ, डोंट फॉलो ब्लाइंडली, किसी XYZ ने कहा तो आपने वो कर लिया है। अपने इंडिविजुअल रिजीम बनाओ। तभी हमेशा मैंने फर्स्ट वर्ड यूज किया था, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। आप डॉक्टर से जाके डिस्कस करो, न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करो, ये मेरी बॉडी है, ये मेरे टेस्ट है, और नाउ लेट्स मेक अ प्लान कि हाँ मैं अपने आप के रिस्क फैक्टर्स कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे मैं स्ट्रोक के में रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप बता रहे थे प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब नाउ वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना पिछले कुछ सालों से तो हम बहुत अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रोक की, बट स्टिल वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो जो विंडो पीरियड है 4.5 घंटे का, या एक्सटेंडेड विंडो पीरियड 24 घंटे में, उसमें भी हमारे पास पेशेंट्स सिर्फ लगा लो कि 5 से 10% आ रहे हैं। 90% ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट्स तो हमारे पास उसके बाद आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने आज सुबह का केस बताया। सो
शुड वी गिव अप ऑन देम? दैट इज अ वेरी वेरी स्टूपिड थिंग कि हम उनको गिव अप ही कर दें। वो कभी उस चीज को मत लेके चलना। हमेशा याद रखना कि इवन इफ ब्रेन इज वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑर्गन्स, इनफैक्ट द ओनली ऑर्गन जिसमें एक चीज है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिक। इसका क्या मतलब होता है कि ब्रेन की नसें ही आपका एक ऐसा शरीर ने ऑर्गन दिया है जिसमें नसें हमेशा हील करती है, हमेशा ग्रो करती। सो आपका एक पार्ट अगर डैमेज हो गया है, सो उसके साथ वाला पार्ट तैयार बैठा है इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। एंड दैट इज द वंडरफुल प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन। उसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं इन अ रिहैबिलिटेशन एंड अ सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारे दो प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, जो आसपास वाला ब्रेन है उसको हम ट्रेन करें टू सब्स्टिट्यूट फॉर द डैमेज ब्रेन। सो सपोज करो मेरा ये पार्ट खराब हो गया है, मेरे आसपास वाले ब्रेन को रिपीटेड एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी से ट्रेन करना है इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। सो मेरा हाथ का अगर बटन खराब हो गया, मैं साथ वाले बटन को कहूंगा कि यार फटाफट फिजियोथेरेपी करो, उस बटन को सिग्नल दो ताकि ये इंप्रूव करे। सेकेंडरी प्रिवेंशन का दूसरा फंडा होता है हमने कुछ दवाइयां ऐसे देनी है जो साथ वाले ब्रेन को बचा के, साथ वाले ब्रेन में क्लॉट ना हो। सेम इवेंट शुड नॉट हैपन। सो देयर वुड कोई फायदा नहीं होगा मैंने साथ वाले ब्रेन को बहुत ट्रेन कर दिया लेकिन उसमें साल बाद क्लॉट आ गया एंड वो ब्रेन भी खराब हो गया। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में सेकेंड कंसेप्ट आता है, हमने जो रिस्क फैक्टर्स थे पेशेंट के जिसके कारण फर्स्ट स्ट्रोक हुआ था उन सबको कंट्रोल करना है। कुछ ब्लड थिनर्स देने हैं, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था मैंने उसको कंट्रोल करना है, आपको स्मोक अल्कोहल करते तो मैंने उसको बंद करना। तो इसको हम कहते हैं बेस्ट मेडिकल थेरेपी। बेस्ट मेडिकल थेरेपी इज नॉट ओनली मेडिसिन प्लस कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स प्लस अ रिहैबिलिटेशन टू ट्रेन द surrounding brain. That is the basic funda which I think everybody should understand. You should not focus only on the medicine, you should not focus only on the physiotherapy, you should not focus only on controlling the risk. It's an interplay of all the three things. तीनों चीजें साथ में करोगे तो you will definitely have a recovery. I think बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमारे दर्शकों। So कुछ ना मिथ्स हैं लोगों के बीच में, विंटर्स में स्ट्रोक इंसिडेंस बढ़ता है, is it right? Partially yes, I won't say कि हाँ ऐसे नहीं बढ़ता है। फॉर द फैक्ट जैसे मैंने अभी बात करी विंटर्स में हम काफी खाने लग जाते हैं, आवर बॉडी ठंड होती है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, तो उसके लिए हमें खाना बहुत पड़ता है, मीठा बहुत खाते हैं। सेकंड, हमें साथ के साथ जब ठंड होती है तो थोड़ी प्लेटलेट एक्टिविटी जो अर्ली मॉर्निंग में भी बढ़ती है उसमें भी होती है, तो उसमें बढ़ जाती है, जो बेसिकली क्लॉट जिसको हम सरल भाषा में कहें खून थोड़ा गाढ़ा ज्यादा हो जाता है, तो हेंस थोड़ा क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोर ओवर हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल पड़ जाता है, हम ज्यादा आलस मारने लग जाते हैं, रजाइयों में ज्यादा घुस जाते हैं, इसलिए दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। बट अगेन इफ यू सी दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो हम उसको कंट्रोल करें तो बी इट विंटर्स और समर्स, आई थिंक यू कैन हैव अ विक्ट्री ओवर स्ट्रोक। फॉलो द सेम रूटीन व्हिच यू आर फॉलोइंग इन समर्स, देन यू कैन प्रिवेंट इट, राइट? सो कुछ और भी मिथ्स हैं लोगों को स्ट्रोक को लेके? डेफिनेटली, मतलब आई रिमेंबर वंस आई हैड दिस पब्लिक डिस्कशन फोरम आउटसाइड सुखना एंड इन पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उसमें हमने यही बात करी थी कि व्हाट इज, हमने सबसे पहले पूछा था स्ट्रोक क्या होता है। फर्स्ट मिथ इज बहुत लोगों को स्ट्रोक लगता है कि हार्ट अटैक है। सेकेंड मिथ बीइंग, हमने लिटरली इतने लोगों से पूछा कि स्ट्रोक हो जाए तो क्या करोगे, यू वोंट बिलीव अबाउट 60% ऑफ द रिस्पॉन्स वाज हम अफीम देंगे। हैज बीन अ मिथ व्हिच हैज बीन गोइंग अराउंड फॉर अ व्हाइल। ठीक है, इन रूरल एरियाज you won't believe, rural as well as even the urban areas. Okay. ठीक है, so मतलब इतना ज्यादा वो है कि हाँ, मुझे एक बार तो लगा था कि यार इतने कन्विक्शन से लोग कह रहे हैं सच में इसका कोई रोल तो नहीं होता है, बट आई वांट टू टेल एवरीवन इज कि ऐसा कुछ नहीं करना है प्लीज। अफीम आपके खून को पतला भी करता है, ज्यादा तेजी से भी फैलाता है, बट एट द सेम टाइम वो स्ट्रोक को खराब भी कर देगा। इनफैक्ट अबाउट अ मंथ बैक वी हैड अ पेशेंट जिसको अच्छा खासा मतलब छोटा सा स्ट्रोक, बहुत छोटा सा स्ट्रोक हुआ था, एंड वो छोटा जब बड़ा हुआ तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अरे बड़ा कैसे हो गया। देन आई रियलाइज कि हाँ, घर पे किसी ने उसको दे आर डूइंग सेल्फ ट्रीटमेंट। सो ऑलवेज मतलब डिस्कस विद योर न्यूरोलॉजिस्ट इज व्हाट आई वुड से, डिस्कस विद योर न्यूरोलॉजिस्ट एंड मेक अ डेफिनेट प्लान। सो नो अफीम। देन थर्ड थिंग जो हम विंटर्स की बात कर रहे थे, इट मे नॉट बी अ मिथ, बट ऐसा नहीं है कि विंटर्स आ गई तो आपका रिस्क फैक्टर ज्यादा आ गया
और समझ आ गई तो रिस्क फैक्टर कम हो गए, तो उस मामले में लोग काफी अपना डिसिप्लिन छोड़ देते। डोंट डू दैट। मतलब बहुत लोग अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पाए कि पैरालिसिस है कि सुनपना है। तो इट्स अ पैरालिसिस। हमेशा याद रखना, स्ट्रोक नीड नॉट बी ओनली पैरालिसिस। स्ट्रोक इज सडन ऑनसेट, कुछ भी एकदम से, जैसे पहला बी में बैलेंस था तो सडनली मेरा बैलेंस खराब हो गया, सडनली मेरे आंखों में दिखना बंद हो गया, वो भी एक आपका स्ट्रोक का निशान है। सो जस्ट डोंट गो आफ्टर कि हाँ अगर पैरालिसिस होएगा तभी स्ट्रोक होएगा, नहीं। स्ट्रोक इज सडन ऑनसेट, कुछ भी हो सकता है। हमने 6 रिस्क फैक्टर्स की बात की। ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 के 6 प्रेजेंट हो तभी आप सोचे ये स्ट्रोक। आप कोई 2 या 3 सिम्टम्स भी हैं, देन आल्सो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, एंड एज सून एज फास्ट, 4.5 hours, प्लीज रिमेंबर दैट। सो अब आपने एक बात की छोटा स्ट्रोक, एंड सो एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जिसकी हम बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TIA एंड स्ट्रोक? Another important thing from a different perspective. अब हमारे पास कुछ स्ट्रोक्स आते हैं कि आपका हाथ कमजोर हुआ एंड सुबह उठे हाथ कमजोर हुआ, 1-2 घंटे में हाथ ठीक हो गया। आपका मुंह टेढ़ा हुआ, सुबह कुछ घंटों में ठीक हो गया। आप हॉस्पिटल गए और थोड़ी देर में ठीक हो गया। एंड बहुत पेशेंट्स ना इस चीज को इग्नोर कर देते, ठीक तो हो गया, अब क्या करना। हाँ, कि कुछ था ही नहीं शायद। बहुत फ्रैंकली कुछ पेरिफेरी में डॉक्टर्स, केमिस्ट जिनसे आप डिस्कस करते हो वो भी इग्नोर करते हैं, ठीक हो गया कोई ना, अपना खून पतला करने की दवाई ले लो, अपने रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल कर लो, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक बताया। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू, TIAs को डायग्नोज करना, TIAs इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, मतलब एकदम से वीकनेस हुई बट वो ट्रांजिएंटली थी, थोड़ी देर के लिए थी और फिर ठीक हो गई। हम ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था और फिर खुल गया। सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि मेरे लिए जानना जरूरी है कि एकदम से बंद क्यों हुआ। रीजन फॉर दैट बीइंग, अगर TIA आपको अभी हुआ है, आपको दोबारा हो, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी कि मैं ये देखूं कि ये TIA अगर हुआ था, मेरे को सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसकी हम बात कर रहे थे, मेरे को ये ढूंढना ये क्लॉट आया कहां से। एक क्लॉट कोई बड़ा सा क्लॉट था जो टूट के ऊपर गया था, ये क्लॉट हार्ट से तो नहीं आया था, ये क्लॉट आया क्यों था, एंड देन अकॉर्डिंगली मेरा पूरा प्लान चेंज होएगा। छोटा क्लॉट आया था तो मेरी दवाई छोटी सी होएगी, बड़ा क्लॉट आया था मेरी दवाई थोड़ी और स्ट्रांग होएगी। बहुत ही बड़ा क्लॉट अगर यहाँ पे कोई फंसा हुआ है, गले की खून की नाड़ी में फंसा हुआ है जो टूट टूट के ब्रेन में जा रहा है, तो हो भी सकता है मुझे एक क्लॉट निकालना पड़े ऑपरेशन से ताकि क्लॉट टूट के जाना बंद करे। हार्ट से क्लॉट आ रहा है तो मेरी दवाई खून पतला करने की डिफरेंट हो जाएगी, जो हार्ट के क्लॉट को टारगेट करती है। TIA इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हमें अगेन थोड़ा दुख होता है जब पेशेंट्स का 2-3 TIA हो चुके होते हैं, एक TIA होता है, दूसरा स्ट्रोक करके आता है। मैं हमेशा पूछता हूँ, यार आपको तो भगवान ने एक विंडो दी थी अपने आप को पहचानने में कि यार मैं क्या कर सकता था और कैसे मैं इससे बच सकता था। सो डोंट ओवर सी दैट जो भगवान विंडो दे रहा है आपको TIA की, उसको डेफिनेटली इवेलुएट करवाओ। उसमें हम देखते हैं कोई बड़ा खून क्लॉट तो नहीं फंसा हुआ खून की नाड़ियों में या हार्ट में, तो आपका हार्ट का चेकअप भी होएगा, खून की नाड़ियों का एंजियो भी होएगा या कैरोटिड डॉपलर होएगा, एंड अकॉर्डिंगली आपका डिसीजन होता है कि चाहिए क्या आपको। सो TIA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन अ स्ट्रोक, I would say. TIA shows same symptoms, but they come and go. So आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि फ्यूचर में आप स्ट्रोक प्रिवेंट कर सकें। Definitely. So आज हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला डॉक्टर अबीर से। थैंक यू फॉर योर नॉलेज एंड वैल्यूएबल टाइम, एंड थैंक्स ऑडियंस फॉर वॉचिंग। अगर आपको अभी स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आना है तो आप पारस हेल्थ पंचकुला में आ सकते हैं और आपके सामने हेल्पलाइन नंबर डिस्प्लेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।